सूरज रात के आगोश में सोया हुआ है। सुबह अभी जागी नहीं है, मगर राजेंद्र यादव जाग गए हैं। टेबल लैंप की खामोश रोशनी में उनकी कलम चल पड़ी है। अब अगले 3-4 घंटे तक राजेंद्र यादव होंगे, उनकी कलम होगी और होगी कल्पना और विचारों की उड़ान। पिछले 5-6 दशकों से यही क्रम चला आ रहा है। सुबह का शोर उनका ध्यान भंग करता है। अखबार भी उन्हें बुलाते हैं। हमारे समय के सबसे जागरूक रचनाकारों में से हैं वो। जागरूक बने रहने के लिए देश काल और पात्रों से जुड़ा रहना जरूरी है। इसीलिए देर तक वो अखबारों में खोए रहते हैं। आखिर कौन सी प्रेरणा है जो राजेंद्र यादव को इतने वर्षों से साहित्य की दुनिया में सक्रिय बनाए हुए है? वो न थके हैं न हारे हैं, निरंतर चले जा रहे हैं। क्या जिजीविषा इसी का नाम है? अगर संघर्ष ही जीने का दूसरा नाम है, तो कहां से आती है ये जीवनी शक्ति? क्या साहित्य उनके लिए संजीवनी की तरह काम करता है? आखिर कब, कैसे शुरू किया उन्होंने लेखन कर्म? मैं जब बच्चा था, 12-13 साल का, तब हॉकी खेलने में मेरी पैर की हड्डी टूट गई थी और उसके इलाज के लिए मुझे एक लगभग 1.5 साल बिल्कुल करीब कन्फाइंड टू बेड, बिस्तर पर ही बंद कर रहना पड़ा। उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे कुछ किताबें ला कर दी। उस उर्दू मेरी पहली ज़बान थी। उर्दू के कुछ नॉवेल्स, अलिफ लैला हज़ार दास्तान या दास्तान अमीर हमजा और गुल बकावली वगैरह वगैरह जो पॉपुलर किस्म की चीज़ें होती थी वो पढ़ी थी। जब आदमी बंधा होता है तो उसकी कल्पना शक्ति बड़ी तीव्र हो जाती है। एक तरह से मैं उसे उस स्थिति से गेट ओवर करना चाहता। मेरे पिताजी बैठ के मुझे सुनाया करते थे। फिर इसके बाद चंद्रकांता उन्होंने मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया। पूरी चंद्रकांता, संतति और चंद्रकांता और भूतनाथ, सफ़ेद शैतान, दुनिया भर के ये जो थे वो सब हम लोगों ने पढ़े। उसमें मेरी कल्पनाएं बहुत तेज हो जाती थी। तो मैंने उसी कल्पनाशीलता में, एक तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि उस स्थिति से मैं बाहर निकलना चाहता था। कल्पना के माध्यम से उसको जीतना चाहता था। राजेंद्र यादव तिलिस्मी और जादुई दुनिया से बाहर आए। उन्होंने जीवन के धरातल पर कदम रखना शुरू किया। कड़वी सच्चाइयों को जाना पहचाना और फिर उन्हें शब्दों में बांधना शुरू किया और परिणाम के रूप में सामने आईं एक से एक कहानियां और उपन्यास। पहले कहानियाँ लिखी, इसके बाद फिर मैंने एमए भी किया, वहाँ से आगरा कॉलेज से बीए भी किया, सभी कुछ किया। तब मैंने अपना पहला उपन्यास सारा काश लिखा। उससे पहले एक आध कहानियाँ मैं लिख चुका था और मेरी एक कहानी खेल खिलौने अग्गे जी एक प्रतीक नाम से एक पत्रिका निकालती थी, उसमें छपी थी और उसकी बहुत तारीफ खुद अग्गे जी ने की थी और बाद में मुझे उसकी बहुत प्रशंसाएं मिली। और अग्गे जी ने कहा कि आप लंबी चीज़
जरा ज्यादा कुशलता से लिख लेते हैं तो क्यों नहीं कोई और लंबी कहानी लिखते। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक कहानी संग्रह और उपन्यास आते चले गए। साहित्य जगत में हलचल मची। उनकी रचनाओं को चारों तरफ से सराहना मिलने लगी। राजेंद्र यादव सफलता के स्वाद का आनंद लेने लगे। उस समय भाई बहुत लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, उन्हें वो रिकॉग्निशन, वो मान्यता नहीं मिलती जो हमें मिली थी। पत्रिकाओं में हम छपते थे, सब लगभग वही स्थिति थी जो आज फिल्मी स्टारों की है। लोग देखने आते थे, मिलते थे, फोन करते थे, चिट्ठियां लिखते थे, प्रशंसाएं करते। दुनिया भर के लोग आने, इंटरव्यू निकलना है, ये निकलना, बिल्कुल हवा में रहने वाले लोग थे। और हमको लगा था कि एक साहित्य को बदल रहे हैं। लेकिन उन्हें एक टुकड़ा आसमान नहीं चाहिए था, वो तो सारा आकाश चाहते थे। और ये उन्हें मिला उनके उपन्यास सारा आकाश से। बड़ी झिझक लग रही थी, सीधे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर सीधा पानी की तरफ चला गया। चांदनी अभी भी वैसी ही चटकीली थी, ओस अब भी वैसी ही पड़ रही थी, और प्रभा अभी भी वैसे ही बैठी रो रही थी। धड़कते हृदय को जैसे जोर से किसी ने भींच दिया। घंटा भर तो हो ही गया होगा, अब भी बैठी रो रही है। बिना प्यास के भी थोड़ा सा पानी पिया, फिर धीरे धीरे लौटा। सारा आकाश राजेंद्र यादव की साहित्यिक यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्मकार बासु चटर्जी ने इस पर फिल्म बनाई, जिसे बेहद प्रशंसा मिली। कैसा रहा राजेंद्र यादव के लिए ये फिल्मी अनुभव? जब फिल्म बनकर आई तो बहुत से पहले शुरू की पहले व्यू में बड़ा धक्का ये लगा कि हम सोच रहे थे कि चीज़ें जिस तरह उपन्यास में है उस तरह आएंगी, लेकिन वो नहीं आई। आदमी सीढ़ी से उतर रहा है तो हमारे दिमाग में था सीढ़ी से उतर कर हमारा घर जिस तरह का था वो बाजार में आएगा, लेकिन वो सीढ़ी से उतर कर सीधा कहीं और पहुंच गया। तो हमने कहा ये तो बहुत ही है, या घर में बैठा है तो पार्क में साइकिल चला रहा है। ये सब चीज़ें जोड़ने में बड़ी दिक्कत हुई हमारे। हमको कहानी की जो कंटिन्यूटी चाहिए थी उपन्यास की वो नहीं थी, तो इसलिए मैं करीब करीब बहुत असंतुष्ट था। लेकिन जब दूसरी तीसरी बार देखा उसे और उसको फिल्म की तरह देखा उपन्यास भूलकर, तब मुझे लगा कि फिल्म बुरी नहीं है। ये दौर था नई कहानियों के आंदोलन का। कथा साहित्य बदल रहा था। इस परिवर्तन के केंद्र में थे मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। तीनों मिलकर कथा संसार को छायावादी रोमानियत और गांधीवादी आदर्शवाद से बाहर निकालने लगे। खोज थी नए यथार्थ की, नए मूल्यों की और नए ढांचे की। राजेंद्र यादव ने कई प्रयोग किए। ज्यादातर ये कहने लगे थे कि मैं शिल्प के प्रयोग ज्यादा करता हूं और कहानी कम लिखता हूं। इसके बाद फिर मैंने फैंटेसी कहानियां लिखी 10-12, जिसमें काफी कुछ प्रसिद्ध हो गई। सिंह वाहिनी है, ढोल है, इस तरह की कुछ कहानियां थी। फिर मुझे लगा कि हम जो कहानियां लिख रहे थे सन 70-75 के आसपास, मुझे ये महसूस होने लगा कि वो स्ट्रिक्टली मेरी और सभी की, लगभग हम सब की कहानियां शहरी मध्यवर्ग की कहानियां हैं और उन्हीं के और स्त्री पुरुष संबंधों पर ही केंद्रित है। ये बहुत सीमित करता है कहानी को, और शहरी मध्यवर्ग इतना ऐसा स्थायी समाज का हिस्सा नहीं है जो हमेशा बना रहेगा। अगर हमारी कहानी खेतों खलिहानों, जो उपेक्षित लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं या सप्रेस लोग हैं, उन तक नहीं जाती, बेज़बान लोगों तक नहीं जाती है, तो उसका कोई अर्थ नहीं। हालांकि नई कहानी आंदोलन की सीमाएं भी उभर कर सामने आ गई हैं। ये आंदोलन कुल मिलाकर निम्न एवं मध्य वर्ग की समस्याओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित था। राजेंद्र यादव के कथा साहित्य की भी ये सीमाएं हैं, मगर फिर भी इससे उन रचनाओं का महत्व कम नहीं हो जाता। हिंदी कहानी में जो नयापन का दौर आया नई कहानी में, उसने उस
जो परंपरागत कहानी थी, जो प्रेमचंद के ज़माने की थी, उसके बाद समाज में विचार के धरातल पर और समाज शास्त्रीयता के धरातल पर जो परिवर्तन हो रहे थे उसको रेखांकित किया। मैं सिर्फ एक कहानी की चर्चा यहाँ करूँगा, वह है उनकी कहानी टूटना, जो न सिर्फ हिंदी की बल्कि मुझे लगता है भारतीय भाषाओं की सर्वोत्तम कहानियों में से एक है और विश्व स्तर की कहानियों में भी उसकी गणना की जानी चाहिए, जिसमें कैसे दुश्मन के मरने के बाद आप खुद भी खत्म होने लगते हैं या दुश्मन के नहीं रहने के बाद आपको भी लगता है कि कैसे आपका अस्तित्व भी अकारत जा रहा है। यह जो सोच थी, यह जो विचार था, यह जो भावना थी, इस तरह की जो सेंसिबिलिटी थी, यह उसके पहले की हिंदी कहानी में नहीं थी। असल में साहित्य की भूमिका मूलतः उसका जो विवेक होता है, जो उसकी चेतना होती है, वो कम्युनिकेट करना होती है। तो इसलिए रचना किसी भी काल की हो, अगर उसमें ये मूल्य हैं, ये विवेक पैदा करने की क्षमता है, तो जब भी इस पढ़ी जाएगी वो विवेक पैदा करेगी। बहुत कम ऐसे हिंदी के लेखक हैं जो नए विमर्शों को समझें, चाहे वो सत्ता का विमर्श हो, चाहे वो जाति का विमर्श हो, चाहे वो साहित्य का विमर्श हो। यानी समाज को समग्रता में देखना और विमर्श को एक सही परिधि में ला करके रखना बहुत कम लोगों में इस तरह का कौशल है। वो कौशल मुझे यादव जी में दिखाई देता है। ये अजनबीकरण की प्रक्रिया, गरीबी, बदहाली, इससे नहीं उपजी थी। ये चीज़ें बाद में आई प्रगतिशील लेखन के दौर में। राजेंद्र जी ने सबसे पहले उस जाति के सच को साहित्य के केंद्र में खड़ा कर दिया और इतनी बेबाकी से खड़ा किया कि सब लोग सन्न रह गए। बहरहाल अब दिन के 12 बज चुके हैं। राजेंद्र यादव इस बीच 1 घंटे की नींद ले चुके हैं और अब दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके दिन का दूसरा हिस्सा हंस के दफ्तर में ही गुजरता है। हंस का प्रकाशन राजेंद्र यादव की रचना यात्रा का दूसरा अध्याय है। यह अध्याय संघर्षों का है, सवालों का है और समय समय पर उठने वाले विवादों का भी है। मुंशी प्रेमचंद के हंस का पुनर्प्रकाशन एक बड़ी चुनौती था और ये चुनौती आर्थिक स्तर पर तो थी ही, मगर उससे कहीं ज्यादा प्रेमचंद की परंपरा को निभाने की भी थी। आखिर हंस को फिर से निकालने के पीछे क्या सोच थी, क्या योजना थी? हंस के शुरू करने के पीछे भी वही कारण है जो मैं भी बता रहा था, सीधे पाठकों से संवाद। और हमको लगा कि प्रेमचंद के हंस में और सरस्वती में अंतर यह था कि प्रेमचंद का हंस सिर्फ शुद्ध साहित्यिक नहीं था, एकेडमिक किस्म का साहित्यिक पत्र नहीं था। वहाँ दूसरी बहुत सी समस्याएं जो साहित्य के साथ जुड़ी हैं, साहित्यकार के साथ जुड़ी हैं, वो सब आती थी, उन पर बहस होती थी। हम उसी परंपरा को लाना चाहते थे। हम सिर्फ कहानी उपन्यास देकर और या शास्त्रीय किस्म की या प्राध्यापकीय किस्म की समस्याओं पर बहस की जाए या बात की जाए, ये हमें नहीं पसंद। हम चाहते थे कि जो लेखक को या रचनाकार को जो चीज़ प्रभावित कर रही है, जो उद्वेलित कर रही है, बेचैन कर रही है, उस पर सीधे बात हो। आगामी अगस्त में हंस के प्रकाशन को 21 साल पूरे हो जाएंगे। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हंस आज साहित्य के केंद्र में है। एक संपादक के तौर पर राजेंद्र यादव ने हंस के माध्यम से साहित्यिक विमर्शों की दिशा को ही बदल दिया है, खास तौर पर स्त्री और दलित विमर्श के मामले में। मुझे गर्व इस बात का है कि इस 15-20 साल में हंस की मेन जो साहित्य का मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, उसमें हमने इन दोनों मुद्दों को प्रतिष्ठित किया है। आज पिछले 10 वर्षों से और अगले 50 वर्षों तक साहित्य की कोई बात विश्वविद्यालय में खास तौर से दलित और स्त्री पर बात किए बिना नहीं हो सकती। उन्हें करना ही पड़ेगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो करते हैं।
वो भले ही अभी भी उनके मन में एक एलर्जी और एक उच्च भाव है कि भाई कहाँ दलितों कहाँ औरतों की बात करेंगे। वो जो एक पुरुष मानसिकता है और ख़ासतौर से एकेडमिक किस्म के लोगों के मन में जो एक अहंकार है, तो वो अभी भी वहाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से है। अब हर सभा सेमिनार में हंस में उठने वाले मसलों की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। कोई प्रेम करे या घृणा, मगर हंस और राजेंद्र यादव को अनदेखा नहीं कर पाता। हंस एक मंच बना जहां एक नई ढंग की समाजशास्त्रीय जो चीज़ें आ रही हैं समाज में, उस बहस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग धारणाओं के लोग, लेकिन एक नई तरह के सामाजिक बदलाव, नई तरह की राजनीतिक चेतना, नई तरह की संवेदनात्मक जमीन, इसको लेकर के इन तीनों बहसों को यादव जी ने और हंस ने आगे बढ़ाया। चाहे वो धर्म की सत्ता का सवाल हो, चाहे वो राजनीतिक सत्ता का सवाल हो, चाहे वो साहित्य की सत्ता का सवाल हो, चाहे वो इतिहास की सत्ता को लेकर के हो, उन सब के खिलाफ ये सबको एक सवालों के कटघरे में खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज इस समाज को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम जितने भी आइकॉन हैं, जो भी हो सकते हैं, उन सब से सवाल तो करें। ये सवाल करने की कला और जोखिम उठाते हुए सवाल करना, ये मैं समझता हूँ यादव जी से सीखना चाहिए। उनकी रचनाओं का, उनकी जो केंद्रीय चेतना है, वो बाद में उनके पत्रकारिता के माध्यम से आपको अभिव्यक्त होती दिखाई देती है। हंस के माध्यम से, जिसमें स्त्री और दलितों को लेकर उन्होंने पूरे के पूरे हिंदी कहानी के या हिंदी साहित्य के विमर्श को बदल दिया और वो अभिव्यक्त होती है। लोग नए हंस को देख करके ये चौंक रहे थे कि इसमें कहाँ से नारी स्वर, नारी विमर्श, दलित विमर्श, सांप्रदायिकता के विरोध में जो विमर्श, दबी कुचली जातियों और दबे कुचले लोगों का जो ये है उत्थान, उसकी बातें ये कर रहे हैं और इतने तीखे स्वर में कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। वो भी एजेंट भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, सब कुछ है, वो सब पहले ही से अरेंज कर देते हैं। हिंदुस्तान में कहाँ ऐसा होता है? हंस का दफ्तर भी वाद विवादों से अछूता नहीं है। यहाँ जुटने वाले साहित्यकार और पाठक साहित्यिक चर्चाओं से माहौल को गरमाए रखते हैं। उनकी कौन छाप देते हो यार, तुम बेकार की बात कर रहे हो, अननेसेसरली बेकार की बात कर रहे हो। लेकिन कहीं कथाकार राजेंद्र यादव हंस के संपादन में खो तो नहीं गए। हालांकि इस दौर में भी उन्होंने कुछ कहानियां लिखी हैं, कुछ चर्चित भी हुई, मगर आज संपादक राजेंद्र यादव नजर आते हैं, कथाकार राजेंद्र यादव नहीं। ऐसा क्यों? ये पत्रकारिता और साहित्य का भेद अब शायद बचा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो साहित्य है, अगर मैं उसे कहूँ कि ये आत्मा की पत्रकारिता है, नहीं, मतलब आत्मा से मतलब ये है कि भीतर संवेदना की पत्रकारिता है, उसका क्षेत्र बदल गया है। पत्रकारिता वो भी, अगर पत्रकारिता ही मानते हो आप। क्या राजेंद्र यादव का कथा विधा से मोह भंग हो गया है और वो पत्रकारिता करने लगे हैं? देखिए, मन तो करता है, लेकिन जानता मैं हूं कि नहीं लिखूंगा। उसकी वजह ये है, एक वजह, अब वो पता नहीं सही है या गलत है, या एक खाली मन को समझाने की बात है, कि कहानी और उपन्यास का असर पाठकों पर बरसों में जाके पड़ता है, अगर पड़ता है तो। जैसे सारा आकाश में जो बहू को, यानी जो घर की बहू है, उसकी यातना और उसकी प्रताड़ना और उसके अत्याचार की कहानी है, आज भी होती है, उससे कहीं कुछ बदला नहीं है। होरी के ऊपर आज भी अत्याचार होते हैं, प्रेमचंद ने लिख दिया, तो उसका एक डॉक्यूमेंट तो ज़रूर हो जाता है कि भाई इस समय ऐसा हो रहा था, लेकिन असर पड़ता होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। जबकि जो हम ऐसे आलोचनात्मक इस तरह के जो लेख लिखते हैं या टिप्पणी लिखते हैं, उनका डायरेक्ट असर होता है, वो आपको सीधे सीधे संवाद की, पाठक से संवाद की सुविधा देती है। तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे आप पाठक से बात कर रहे हैं। उपन्यास कहानी में ऐसा लगता है जैसे आप किसी हवा में बात कर रहे हैं, जो पकड़ लेगा वो पकड़ लेगा। हंस का कारवां चल रहा है और जारी है राजेंद्र यादव की रचना यात्रा भी। विवाद भी उनके साथ चल रहे हैं, मगर वो कहते हैं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। दो बातें हैं, या तो आदमी लिखता रहे
और लेखन के माध्यम से विवादों में या उस तरह से रहे। इनके पास ये संपादकियों के कारण भी उसमें है अपने विवाद में। दूसरा, जब भी कोई विवाद शांत होता है तो कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ देते हैं कि बात चालू हो जाती है। तो राजेंद्र यादव इस तरीके से अपना केंद्र में विवादों के बने रहते हैं, चर्चा रहती है। और मेरे ख्याल से चर्चा मनुष्य के वृद्धावस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉनिक है, और वो टॉनिक इस समय राजेंद्र यादव के काम आ रहा है। 8 बजे हैं। राजेंद्र यादव घर लौट आए हैं। थोड़ी ही देर में दोस्त यार जुटने शुरू हो जाएंगे और शुरू हो जाएगा गर्मा गर्म बहस मुबाहिसों का दौर। दूसरी मंजिल पर बना ये छोटा सा फ्लैट गूंजने लगेगा तर्कों और वितर्कों से। राजेंद्र जी की यही दुनिया है, यही अपने हैं। जो अपने हैं वो जाने कब दूर हो गए। मन्नू जी की शिकायत है कि राजेंद्र जी ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें लगता है कि राजेंद्र जी संबंधों के मामले में ईमानदार नहीं थे। राजेंद्र यादव भी अब ये बेहिचक स्वीकार करते हैं। मेरा एक सोचने और रहने का तरीका था, मन्नू का एक तरीका था। हम लोग एक साथ नहीं रह पाए। 35 साल हमने लगातार कोशिश की। बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि मैं महीने 2 महीने के लिए बाहर चला गया, मन्नू 2 साल के लिए चली गई बाहर उज्जैन में। लेकिन जब हमको लगा कि हम मित्र ज़्यादा अच्छे हैं, पति पत्नी उतने अच्छे नहीं हैं, तो हम अलग हो गए। अब ठीक है, कुछ चीज़ें मन्नू को कष्ट हुई हैं, मेरी वजह से हुआ है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और हो सकता है इसी वजह से मेरे मन में एक अपराध बोध की तरह ही मान लीजिए स्त्री के प्रति आज जो दृष्टिकोण है वो उसी वजह से आया हो। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से कि स्त्री को आदर करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, वो सब तो अलग बातें हैं। लेकिन जब आप साथ होते हैं, व्यवहार में होते हैं, तब शायद उस तरह नहीं कर पाते। बाद में जब देखते हैं दूर से, तब लगता है कि आपने जाति की है। और मैंने कई जगह माना है कि मैंने जातियाँ की हैं। दोनों का साथ 31 साल का रहा। दोनों ने मिलकर एक उपन्यास 1 इंच मुस्कान भी लिखा। दोनों की गिनती हिंदी के सबसे सफल और सशक्त कथाकारों में की जाती है, मगर दोनों साथ न चल सके। यही नहीं, राहें ऐसी दिशा में मुड़ गईं कि वो एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूं मैं बड़ी बेबाकी से सब कुछ स्वीकारा है। मन्नू जी की आत्मकथा भी आ गई है और उसमें उन्होंने अपना दर्द और कड़वाहट दोनों उड़ेल कर रख दी है। जिंदगी के इस पड़ाव पर दोनों के बीच इस दूरी को देखकर साहित्य जगत दुखी भी होता है। सुखी विवाह संसार में परिवर्तन के सबसे बड़े विरोधी होते हैं, क्योंकि वो जैसे हैं बड़े संतुष्ट रहते हैं। कोई भी परिवर्तन होगा तो उनके पर्सनल रिलेशंस पर फर्क आएगा, उसे नहीं मानना चाहते। जो आज तक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं वो उन लोगों ने किए हैं या तो विवाहित नहीं थे, या पत्नियां हैं तो एक नॉन एंटिटी बिल्कुल अलग तरह की। तो वो इसलिए स्वतंत्र होकर कर सके, क्योंकि जो एक लेखकीय स्वतंत्रता है, एक रचनात्मक स्वतंत्रता है, उसको विवाह बांधता है, काटता है। तो मैंने हो सकता है गलती की हो विवाह में जाकर। मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। राजेंद्र यादव के जीने के ढंग की वजह से बेटी रचना को भी वो सब नहीं मिल पाया जो उसे चाहिए था। उसने इस कमी को महसूस भी किया, मगर आज उसे सबसे कोई गिला नहीं है। उसे लगता है कि उसके पापा औरों से अलग हैं। दोनों के बीच में मेरे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है किसी की तरफदारी करना। मैं तरफदारी नहीं करना चाहती। कमरे के अंदर, घर के अंदर मैंने दोनों को अलग अलग हमेशा बोला है। जो मैं उन जहाँ मुझे लगता है वो गलत हैं, या पापा गलत है, या मम्मी गलत है। कई जगह मुझे लगता है पापा बहुत गलत हैं,
बट जो भी है आई ट्राई एंड गो बियॉन्ड इट. आफ्टर ऑल ही इज़ माई फादर एंड शी इज़ माई मदर. उन्होंने शी हैज़ डन द बिगेस्ट सेक्रीफाइसेस टू ब्रिंग मी अप. तो अब वो जैसे भी हैं वो आई हैव एक्सेप्टेड देम. रचना आज एक सफल नृत्यांगना है. ये उनका तीसरा प्रोफेशन है. इसके पहले वो विज्ञापन और इंटीरियर डिजाइनिंग में सफलतापूर्वक काम कर चुकी हैं. मगर उन्हें संतुष्टि मिली नृत्य में. लेकिन पिता से उन्हें क्या मिला? ये मेरा तीसरा प्रोफेशन है. मैं शुरुआत की थी एडवर्टाइजिंग से. 10 साल उसमें 8-9 साल उसमें गुजारे. उसके बाद उससे परेशान होकर क्लाइंट्स से मैं इंटीरियर्स में आई जो मैंने खुद शुरू किया था. पर धीरे धीरे देखते देखते वो इतना बढ़ गया कि फिर उसी तरह के प्रेशर्स, क्लाइंट्स, पैसा, वो छोड़ा. शुरू सब बोलते थे अरे तुम इतना बड़ा बिजनेस बंद करके और ये शुरू करी हो क्या. पर मेरे दिमाग में ऐसा भूत चढ़ गया था. और मुझे लगता है कि वो जो एक कैरेक्टर है ना वो मैंने पापा से लिया है. एकदम सिंगल माइंडेडली फोकस करके फिर सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है. तो उसमें कभी कभी फैमिली सफ़र करती है. जैसे मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को छोड़ के अहमदाबाद चली गई कथक में ट्रेनिंग के लिए. बहुत छोटे बच्चे. पर आज जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो मैंने पापा से लिया है. बेटी रचना उनका ख्याल रखती है. ख्याल रखने वाले और भी हैं, मगर राजेंद्र जी जीवन के इस छोर पर अकेले हैं. इस अकेलेपन को बांटते हैं वो अपने यार दोस्तों के साथ. और यार दोस्त अब आ चुके हैं. देर रात तक गर्मागर्म वाद विवादों के लिए. ये विवाद साहित्य तक सीमित नहीं रहते. अर्थ, समाज और राजनीति से जुड़े मसले गर्मी पैदा करते हैं. चिंताएं और सरोकार उसे हवा देते हैं. रचना धर्मिता से लगने लगती है. विचारों के अलाव चलने लगते हैं. जलते रहते हैं देर तक, बहुत देर तक.